हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है साइको आशिक भाग 6। इनाया फर्श पर गिरी थी। अभी अभी आहिर ने उसे थप्पड़ जड़ा था और वो भी इतना जोर से कि इनाया के होठों के किनारे से खून बह रहा था। उसका कान अभी भी झनझना रहा था और वो पूरी तरह से सुन्न हो चुकी थी। इनाया की आंखों से आंसू एक बार फिर बहने निकले। वहीं आहिर नीचे बैठा और उसके सिर के पीछे हाथ रखकर बालों को मुट्ठी में भरकर उसका चेहरा ऊपर उठाया और दांत पीसते हुए कहा, मैंने आज तक किसी को भी ये हक नहीं दिया कि मुझ पे गुस्सा निकाले, पर तुम तो मेरी मॉम तक पहुंच गई। तुम्हें क्या लगा ये सब बातें करके मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुमसे नफरत कर लग जाऊंगा। ऐसी बात है तो भूल जाओ। इस जन्म में तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बल्कि अपनी बाहों में कैद कर लूंगा, वो भी इस कदर कि तुम मेरे अलावा किसी को जानोगी ही नहीं। कहते हुए उसने एक झटके में इनाय के बालों को छोड़ा। उसकी आंखों में इस वक्त एक अलग ही सनक नजर आ रही थी, जिसे देखकर इनाय की हालत डर से खराब थी। आहिर ने कुछ पल उसे देखा और फिर वहां से चला गया, क्योंकि उसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वो यहाँ रहता तो या तो अपनी जान ले लेता या तो इनाया की। इसीलिए उसका यहाँ से जाना ही ठीक था। उसके जाते ही इनाया फपक कर रो पड़ी। उसे भी अपनी गलती का एहसास था। उसे पता था कि उसे आहिर की मॉम को बीच में नहीं लाना चाहिए था। न जाने कितने समय तक वो वैसे ही रोती रही और फिर रोते रोते ही बेहोश हो गई। वहीं आहिर वहां से निकलकर एक दूसरे रूम में गया, जो कि रूम कम बार ज्यादा था। आहिर वहां आके चेयर पर बैठ गया और उसने ड्रावर से एक वाइट पाउडर निकाली और उसे सूंघने लगा। जितना गुस्सा उसके अंदर था, उसे शराब या सिगरेट कम नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो ड्रग्स ले रहा था, जिसकी उसे हमेशा से आदत थी। इतना तो वो शराब या सिगरेट नहीं पीता था जितना तक वो ड्रग्स कंज्यूम करता था। आहिर ने इतने पावरफुल ड्रग्स लिए थे कि उसका असर कुछ ही मिनटों में हुआ। अब आहिर की आंखें लाल हो रही थी। उसके अंदर गर्मी बेहद बढ़ चुकी थी, जिसका उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, पर इस वजह से उसकी बॉडी कांप रही थी। उसके ऊपर नशा हावी हो गया था। वो वहीं सामने टेबल पर सर टिका के बैठ गया और कुछ ही पल में उसकी आंख लग गई। शाम का समय, शाम के करीब 6 बजे इनाया की पलकें फड़फड़ाने लगी। उसे होश आ गया था। होश में आते ही उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई तो देखा वो अभी भी आहिर के पर्सनल रूम में ही थी। ये देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। तभी उसे आहिर की कई बातें याद आ गई। उसे याद कर वो कांप उठी। उसे उस वक्त आहिर की आंखों में जो सनक दिखी थी वो नॉर्मल नहीं थी। वो बिना समय गंवाए वहां से उठी और अपना पर्स लेकर बाहर जाने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जिसे देख इनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी? उसने एक बार फिर ट्राई किया तो डोर खुल गया। वो बंद था ही नहीं, बस इनाया ने हड़बड़ी में खोला था, जिस वजह से पहले बार में नहीं खुला था। इनाया कंपनी से बाहर आई और यहाँ वहाँ देखने लगी। उसे पास में कोई ऑटो नहीं दिखा तो वहां से आगे बढ़ गई। प्यास की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने एक दुकान से पहले पानी की बोतल ली और पानी पी के बचे हुए पानी से अपना चेहरा धोया, ताकि किसी को कुछ पता न चले। आखिर उसने पूजा को फोन कर अनुराग के बारे में पता किया तो उसे पता चला अनुराग सिटी हॉस्पिटल में है। वो वहां से ऑटो कर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। उसे अंदर जाने में भी डर लग रहा था, क्योंकि जब आहिर के साथ किस हुई तब अनुराग होश में ही था और उसने देखा भी था। ऐसे में उसे बहुत डर लग रहा था, पर अनुराग की चिंता भी थी। उसने गहरी सांस ली और अंदर चली गई। अंदर आते ही उसने रिसेप्शन में अनुराग के बारे में पूछा तो फिर उसके वार्ड की तरफ बढ़ गई। वार्ड के पास ही उसके घर वाले और अनुराग के माँ बाप खड़े थे। इनाय को बेहद डर लगने लगा। अब वो वहीं खड़ी रही। आगे बढ़ने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। तभी इनाय की भाभी ने उसे देखा तो उसके पास आई और कहा, इनाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आओ ना, सबके पास आओ। पता है आज अनुराग के साथ क्या हादसा हुआ है, पर भगवान का शुक्र है कि किसी ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया।
वरना आज अनुराग का क्या होता भगवान जाने। इनाया, भाभी, अनुराग कैसे हैं अब? ममता, अनुराग अभी होश में आया है, सब उनसे मिल लिए, अब जाओ तुम भी मिलाओ। डॉक्टर ने ज़्यादा बात करने से मना किया है, पर तुम्हारा मिलना भी ज़रूरी है, आखिर तुम्हारा होने वाला पति जो है। तो जाओ जल्दी मिलकर आओ। इनाया ने सिर हिलाया और अंदर चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर रहे हैं। क्या अनुराग ने किसी को कुछ बताया ही नहीं? खुद से सवाल करती हुई वो वार्ड की तरफ बढ़ गई। वार्ड में अंदर आई जहां अनुराग आंखें बंद करके लेटा था। वो जल्दी से अनुराग के पास गई और कांपती हुई आवाज में कहा, अनुराग। उसकी आवाज सुनते ही अनुराग ने अपनी आंखें खोली और उसे देखकर कहा, इनाया, तुम ठीक तो हो ना? उस शैतान ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? इनाया, नहीं अनुराग, कुछ नहीं किया उन्होंने। और मेरा छोड़िए, पहले ये बताइए कि आप कैसे हैं? आप ठीक तो हैं ना? मुझे आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। अनुराग ने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी और मुझे तुम्हारी। कितनी सेम फीलिंग्स है ना हमारी। इनाया, अनुराग, आपने किसी को कुछ बताया नहीं है क्या? सब इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर रहे हैं? और आप मुझसे नाराज नहीं हैं? अनुराग, पागल हो क्या? सबको क्या ही बताना था। कौन सा तुमने अपनी मर्जी से किस की थी? तुम्हारे साथ भी तो जबरदस्ती ही हुई थी ना। ऐसे में तुम्हारी गलती कहाँ से हुई? और जो भी हुआ प्लीज भूल जाओ। अभिनाया, और एक बात बताओ, कौन था वो इंसान? दिखने में बड़ा पावरफुल दिख रहा था, तभी तो बंदूक लेकर घूम रहा था। नॉर्मल इंसानों के पास बंदूक तो नहीं हो सकती। इनाया ने उसकी बात सुन गहरी सांस ली और उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे आहिर ने उसे स्टॉक किया और वो उसके पीछे पड़ रहा है। सब सुनने के बाद अनुराग ने परेशानी से कहा, ये तो बड़ी ही मुश्किल हो गई है। इतने बड़े इंसान के साथ हम लड़ भी नहीं सकते और ना उसकी बराबरी कर सकते हैं। इनाया, वही तो ना अनुराग, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कैसे उनसे अपना पीछा छुड़ाऊं। उसकी बात सुनकर अनुराग ने कुछ सोचते हुए कहा, एक रास्ता है उससे पीछा छुड़ाने का। इनाया की आईब्रोज आपस में जुड़ गई। उसने कहा, और वो कौन सा रास्ता है? अनुराग, तुम्हें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। मेरी कल की बात हुई थी इंदौर में। मेरा दोस्त जिस कंपनी में जॉब करता है, वहाँ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में एक जॉब की वैकेंसी है। तुम्हें वहाँ जॉब मिल जाएगी। इनाया, पर उन्होंने कहा था कि 10 करोड़। उसके बाद काटते हुए अनुराग ने कहा, अरे तुम नहीं रहोगी तो क्या खाक किसी से पैसे ले पाएगा वो? मुझे नहीं लगता उसे पैसों से कोई मतलब है। उसे सिर्फ तुम चाहिए हो, और अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो आई डोंट थिंक वो किसी से पैसे लेने के बारे में सोचेगा। उसकी बात इनाया को सही लगी। उसने कहा, ठीक है, कब निकले? जो भी करना है जल्दी करना होगा। अगर उन्हें ज़रा भी भनक लग गई तो हम दोनों गए काम से। अनुराग, वो तो मुझे भी पता है, चिंता मत करो, मेरा हाथ ठीक है अब। हम आज रात की ट्रेन से जाएंगे। मैं रिजर्वेशन देखता हूँ, अवेलेबल है क्या? कहते हुए वो फ़ोन में देखने लगा तो लकीली उसे मिल भी गया। उसने कहा, डन, अब रात को ही हम दोनों निकलेंगे। तुम घर वालों को अंदर बुला लो, मैं बात करता हूँ उन सबसे। इनाया ने सिर हिलाया और बाहर चली गई और घर वालों को लेकर अंदर आ गई। अनुराग ने सबसे बात की, हालांकि कोई इस बात के लिए राजी नहीं था, पर अनुराग की बहुत चलती थी उनके घर में, इसलिए किसी ने कोई विरोध नहीं किया। ऐसे ही दिन से रात हो गई। इनाया अपनी पैकिंग करके घर से अनुराग के साथ निकल गई। वो कहीं भी नहीं जाना चाहती थी, पर आहिर ने उसे इस कदर मजबूर कर दिया कि उसके पास अब और कोई रास्ता ही नहीं था। वो दोनों ट्रेन में अपनी जगह पे आके बैठ गए। इनाया ने खोया देखा तो अनुराग ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? इनाया, ऐसी बात नहीं है, पर अगर अच्छे रीजन की वजह से जाती तो शायद अच्छा लगता, बट ये ऐसे रीजन की वजह से जाना किसे ही अच्छा लगेगा?
मैंने कभी नहीं सोचा था अनुराग, कोई मेरे इस कदर पीछे पड़ेगा। अनुराग ने गहरी सांस ली और कहा, छोड़ो अब, जो होना था वो हो गया। अब आगे बढ़ने का सोचो, भूल जाओ सब। 6 महीना यहाँ से दूर रहोगी तो देखना, वो इंसान अपने आप तुम्हें भूल जाएगा। होप सो, ऐसा ही हो। कहते हुए इनाया विंडो से बाहर देखने लगी। ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी। रात की ठंडी हवा इनाया के चेहरे को छू रही थी, जिससे उसे सुकून मिल रहा था। उसे पीछे छूटते शहर को देखने लगी। तभी उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसे अपनी गहरी नजरों से देख रहा हो। इनाया ने जल्दी से इधर उधर देखा। उसे कोई ऐसा नजर नहीं आया जो उसे देख रहा हो। फिर उसे ऐसी फीलिंग क्यों आई? उसने अपना सिर झटका और सीट से सिर टिका के बैठ गई। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। इनाया के सोते ही अनुराग ने विंडो बंद की और खुद भी सो गया। इधर आहिर अपने कमरे में बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसके सामने लैपटॉप रखा था और वहाँ इनाया की फुटेज चल रही थी। आहिर ने उसे देखते हुए खतरनाक आवाज में कहा, मुझसे दूर जाना चाहती हो मेरी जान? मैं भी देखता हूँ कहाँ तक जा पाती हो। कहते हुए उसने एविल स्माइल की और वापस ड्रिंक करने लगा। अगली सुबह इनाया और अनुराग इंदौर सुबह के 5 बजे ही पहुंच गए थे। अनुराग ने इनाया को एक फ्लैट दिखाया और कहा, ये मेरी दोस्त दिव्या का फ्लैट है, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। कहते हुए वो उसे अंदर ले आया। दिव्या ने उन दोनों का अच्छे से वेलकम किया और फिर कुछ देर बातें करने के बाद दिव्या ने इनाया को उसका कमरा दिखा दिया। इनाया ने अपनी बैग कमरे में रखी और कपड़े लेके फ्रेश होने चली गई। दोपहर में लंच करने के बाद इनाया अपने कमरे में आकर आराम करने लगी, क्योंकि उसका इंटरव्यू शाम के 4 बजे था। ये बात अजीब तो लगी उसे, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो अपने कमरे में आराम कर रही थी कि तभी अचानक से उसका फ़ोन बजा। उसने देखा तो अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। उसने कॉल रिसीव किया और फ़ोन जैसे ही कान पे लगाया, सामने से किसी की खतरनाक आवाज़ आई, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी और मुझे कानों कान खबर भी नहीं लगेगी? जान, कितनी बेवकूफ़ हो तुम। पर अच्छा है बेवकूफ़ हो, क्योंकि चालाक लोगों की चालाकियां तो वैसे भी मेरे सामने टिक नहीं पाती। इनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसे हैरानी से कहा, कौन? सामने से उस शख्स ने कहा, और कौन, तुम्हारा दीवाना, जो तुम्हें महसूस करने के लिए, तुम्हें अपनी बाहों में भरने के लिए बेकरार है। बहुत जल्द तुम मेरे पास होगी जान, मेरी बाहों में होगी। बहुत जल्द तुम मेरी कैद में होगी, जहाँ से तुम्हें कोई आज़ादी नहीं मिलेगी। कहते हुए वो शख्स पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी सुनते हुए इनाया का जिस्म पसीने से भर गया। वो कांपने लगी। उसने अपना फ़ोन सामने दीवार पे फेंक मारा और अपने बालों को पकड़ के बैठ गई। उसने खुद से कहा, क्या नहीं पता चल गया मेरे यहाँ होने का? मुझे मुझे कुछ करना होगा, अनुराग को बताना पड़ेगा। कहते हुए वो कमरे से बाहर निकली और अनुराग के कमरे की तरफ चली गई। पर अनुराग वहाँ नहीं था। ये देखकर वो दिव्या के पास आई तो दिव्या ने कहा, अनुराग तो थोड़ी देर पहले ही घर से निकला है, वो 4 बजे से पहले आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। इनाया ने हाँ में सर हिलाया, पर उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। उसने कमरे में आके अनुराग को कॉल किया, पर उसका फ़ोन लगा नहीं। इनाया ने खुद से कहा, पता नहीं ये कहाँ गए हैं, ऊपर से फ़ोन भी नहीं लग रहा। खैर, ऐसे ही 4 बज गए, पर अनुराग अभी तक वापस नहीं आया था। इनाया अब तक बहुत बार उसे फ़ोन कर चुकी थी, पर अभी तक उसका कोई अता पता नहीं था। दिव्या ने भी उसे फ़ोन किया, पर फ़ोन लग नहीं रहा था। दिव्या थक हार कर बोली, चलो इनाया, मुझे नहीं लगता वो आएगा। इनाया, ऐसे कैसे चले जाएं? उन्हें नहीं पता है सब, हम दोनों जाके क्या करेंगे? अभी वो बोल ही रही थी कि इनाया के फ़ोन पे मैसेज टोन बजी। इनाया ने देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि मैसेज अनुराग का था और उसने लिखा था, इनाया, तुम कंपनी चली जाओ, वहाँ सबसे लास्ट फ्लोर पे इंटरव्यू होगा, दे देना। मैं अब से तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा, इसीलिए अब तुम मुझे भूल जाओ। हमारा रिश्ता भी
ख़त्म हो गया है। मैं तुमसे प्यार कभी करता ही नहीं था, इसीलिए मेरे लिए तुमसे दूर जाना मैटर नहीं करता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। गुड बाय। मैसेज पढ़ते ही इनाया के हाथों से फ़ोन छूटकर गिर गया तो दिव्या भी हैरान हो गई। उसने फ़ोन लिया और देखा तो भी शॉक हो गई। उसने कहा, ये अनुराग को अचानक क्या हुआ? कल तक तो तुमसे प्यार की दुहाई देता था और आज ये सब क्या है? इनाया, पता नहीं, मेरा दिमाग ब्लैंक हो चुका है। दिव्या ने टाइम देखा और कहा, छोड़ो, मूड खराब करने का टाइम नहीं है। इस बारे में हम दोनों बाद में देख लेंगे। पहले चलो, इंटरव्यू का टाइम हो चला है। इनाया, पर दिव्या, इनाया चलो, इमोशनल बात में हो लेना। चलो अब, कहते हुए वो इनाया को लेकर निकल गई। नीचे उसने जो कैब बुक की थी वो खड़ी थी। वो दोनों कैब में बैठ गए। इनाया के दिमाग में अब भी अनुराग का भेजा हुआ मैसेज ही चल रहा था। उसने आंखें बंद की और सुबह से हुए हर एक वाकये के बारे में ध्यान से सोचने लगी। पहले आहिर का ऐसे कॉल आना, उसका वो सब बातें करना, उसके बाद से अनुराग का गायब होना, उसका फ़ोन न लगना, और फिर इनाया जैसे ही उदास हो गई और इंटरव्यू न देने का सोचा तो एग्जैक्टली उसी समय अनुराग का वो अजीब सा मैसेज। इनाया सारी कड़ी एक एक करके जोड़ रही थी। अचानक ही उसके माइंड में कुछ आया और उसने झट से अपनी आंखें खोली और ड्राइवर से कहा, भैया कैब वापस अपार्टमेंट की तरफ घुमाइए, हमें कहीं नहीं जाना। उसकी बात सुनकर ड्राइवर ने कैब वापस घुमाई। वहीं दिव्या ये सुनकर हैरान हो गई। उसने कहा, ये क्या बोल रही हो इनाया? ऑलरेडी 5 बज चुके हैं, ऐसे में तुम्हारा इंटरव्यू। उसकी बात काटते हुए इनाया ने कहा, नहीं दिव्या, तुम्हें नहीं पता, ये सब एक साजिश का हिस्सा है। मुझे पता है ये इंटरव्यू कौन लेगा, इसीलिए मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगी। हम वापस चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक कंपनी के लास्ट फ्लोर पे एक केबिन में, ये वही कंपनी थी जहां आज इनाया का इंटरव्यू होने वाला था। इस केबिन में हैंड चेयर पे एक शख्स बैठा हुआ था जिसकी काली गहरी आंखें लैपटॉप पे बनी हुई थी। ये आहिर ही था और इस वक्त उसके सामने इनाया की लाइव फुटेज चल रही थी। इनाया का तेज दिमाग देखकर आहिर के होठों पे तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने अपना सिर पीछे चेयर से टिकाया और खतरनाक आवाज में कहा, मैंने तो तुम्हें बेवकूफ़ समझा था जान, पर तुम तो बड़ी चालाक निकली। स्मार्ट तो हो, बट एक चीज़ जो तुम्हें याद रखनी चाहिए थी कि मैं भी आहिर शेखावत हूँ। मेरे सामने आज ये चालाकी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। कहते हुए वो तिरछा मुस्कुराया और अपना फ़ोन ला के किसी को कॉल किया। उधर से इनाया और दिव्या वापस अपार्टमेंट में आए। वो जैसे ही अपने फ्लैट के पास आए, उनकी आंखें हैरत में फैल गईं। सामने फ्लैट का दरवाज़ा खुला था और वहाँ 2-4 लोग सामान को इधर उधर फेंक रहे थे। दिव्या की नज़र सोफे पर बैठे अपने अपार्टमेंट के ओनर पे गई तो वो जल्दी से उनके पास जाके बोली, ये सब क्या चल रहा है अंकल? मेरा सामान इधर उधर क्यों फेंक रहे हैं? उस ओनर ने जैसे ही उसे देखा तो कहा, पिछले 2 महीने का रेंट नहीं दिया है तुमने और बिना मेरी परमिशन के एक और लड़की ले आई। इनाया को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। आज उसकी वजह से दिव्या को प्रॉब्लम हो रही थी। उसने कहा, मैं यहाँ से चली जाऊंगी अंकल, पर प्लीज़ आप दिव्या को मत निकालिए। दिव्या ने उसकी बात सुनकर कहा, इनाया ये बात नहीं है। और अंकल आप किस रेंट की बात कर रहे हैं? मैंने किसी भी महीने का रेंट नहीं रखा। भले ही 1-2 दिन इधर उधर हो जाए, पर मैं हर महीने का रेंट देती हूँ। आप ये सब किस बेसिस पे कर रहे हैं? उस हाउस ओनर ने एक नज़र दिव्या को देखा और फिर कहा, ये अपार्टमेंट मेरा है और यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं, ये मैं तय करूँगा, इसीलिए निकलो यहाँ से। मैं नहीं चाहता तुम यहाँ रहो। इतना कहकर उसने अपने अपने लड़कों को कहा, उन दोनों का सामान बाहर सड़क पे फेंक दो, वहाँ से इन्हें जहाँ भी जाना है चली जाएं। दिव्या और इनाया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो दोनों भागते हुए नीचे आई और उन लोगों को देखने लगी, पर अफसोस उन्हें पूरा सामान सड़क पे फैला दिया था। सड़क पे 2-3 बैग्स जिसमें से कपड़े बाहर की तरफ लुढ़क रहे थे।
उनके फेस प्रोडक्ट्स, मेकअप का सामान सब सड़क पे बिखरा हुआ था। दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। वहीं इनाया को भी अब ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो दिव्या से कुछ कहने को हुई कि तभी उसके कान में एक खतरनाक सीटी की धुन सुनाई पड़ी। दिव्या ने भी इस दिशा में देखा जहाँ से ये भयानक धुन सुनाई दे रही थी। उन दोनों ने जैसे ही वहाँ देखा, दिव्या तो कुछ समझ नहीं पाई, पर इनाया की आंखें बड़ी हो गई। वहाँ रोल्स रॉयल कार खड़ी थी और कार के कॉर्नर से टिक कर आहिर खड़ा था, जिसका एक हाथ अपनी जेब में था और वो बड़े अदब से कार से सट के खड़ा सीटी बजा रहा था। उसकी आंखों पे ब्लैक गॉगल्स था। इनायत पहले तो हैरान हो गई, पर बाद में उसने आहिर से नज़र फेर ली और दिव्या की तरफ देख के कहा, दिव्या, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। दिव्या, कहाँ जाएंगे यार हम? मुझे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना था, इसलिए यहाँ आई थी और यहाँ भी ये सब हो गया। न्याय ने घबराते हुए आहिर की तरफ देखा और फिर दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, दिव्या देखो, कहीं भी चलेंगे। पर दिव्या ने गुस्से में कहा, बस करो इनाया, हम अपनी बैग लेकर कहाँ जाएंगे? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किसी होटल में रूम बुक कर सकूं। इनाया कुछ कहती उससे पहले उसने अपने आसपास आहट महसूस हुई। उसने नज़रें घुमाकर देखा तो आहिर उनकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। इनाया की सांसें डर से तेज हो गई। आहिर उनके पास आया और दिव्या को देखकर बोला, वैसे बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। दिव्या ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उनकी पर्सनालिटी देख उसकी आंखों में खुमारी छा गई। उसने कहा, हाँ बुरा तो हुआ है, पर आप कौन हैं? और वो कार वो आपकी है क्या? आहिर को पता था दिव्या जैसी लड़की किस तरह की होगी। आखिर अनुराग के दोस्त से वो और क्या ही उम्मीद कर सकता था। उसने कहा, हाँ कार मेरी ही है। बाय द वे, तुम जानना चाहोगी कि तुम्हारे साथ ये सब किसकी वजह से हुआ है? दिव्या की आईब्रो जुड़ गई। उसने कहा, किसकी वजह से हुआ है? आहिर ने इनाया को देखकर कहा, इस मोहतरमा की वजह से। ये अगर यहाँ नहीं रहती तो ये सब नहीं होता, लेकिन तुम्हें अपनी गलती अभी तक रियलाइज नहीं हुई, तो अब भी इसे अपने साथ रखना चाहती हो। उसकी बात सुन इनाया ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे पता है ये सब कुछ आपने ही करवाया है। आखिर क्यों कर रहे हैं आप ये? आहिर उसके पास आया और उसके ऊपर झुक के गहरी आवाज़ में कहा, तुम्हारे लिए, तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इनाया कुछ कहती उससे पहले दिव्या ने कहा, आप दोनों का जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच बोल रहे हैं। इनाया, सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, इसलिए प्लीज़ अपना सामान लो और चलती बनो यहाँ से। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूँगी। उसकी बात सुनकर इनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, पर मैं कहाँ जाऊँगी दिव्या? ये शहर भी मेरे लिए अनजान है। ऐसे में दिव्या ने गुस्से में कहा, बाहर में जाओ, पर मुझे अपना चेहरा मत दिखाओ। अनुराग की वजह से तुम्हें यहाँ रखा था और अब पता नहीं वो खुद ही कहाँ है। ऐसे में मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। आहिर के गुस्से से मुट्ठियाँ कस गई। उसके सामने कोई इनाया की बेइज्जती कर रहा था और इस बात का हिसाब आहिर दिव्या से लेने वाला था। आहिर ने सिर टेढ़ा करके एक ठंडी नज़र दिव्या पे डाली और फिर इनाया को देखा, जो अपना सामान उठा के वहाँ से जाने के लिए निकली। वो कुछ ही दूरी पर थी कि पीछे से किसी ने आके उसकी कलाई पकड़ ली। इनाया ने झटके में देखा और आहिर को देखकर उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़िए मुझे। इतना कुछ करके आपको सुकून नहीं मिला जो अब भी मेरे पीछे आ रहे हैं? कहते हुए उसकी आंखों में पानी आ गया। आहिर ने उसे देखकर कहा, मेरे साथ चलो। इनाया, बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आहिर, ये शहर तुम्हारे लिए अनजान है, इसलिए यहाँ के लिए भटकने से अच्छा है मेरे साथ चलो। इनाया, मैंने कहा ना, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, और मैं कहीं भी जाऊं आपको क्या करना? अगर मेरी इतनी फिक्र होती तो आप ये सब नहीं करते। कहते हुए वो आगे बढ़ गई। आहिर भी पलट के वापस आया और अपनी कार में बैठा। दिव्या को ओनर ने घर के अंदर जाने की परमिशन दे दी थी।
तो वो अपना बैग उठाए अंदर जा रही थी, पर तभी आहिर की तेज चलती कार ने बेहद स्पीड से उसे एक जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोर की थी कि दिव्या हवा में उछल के सड़क के दूसरी तरफ जा गिरी। गिरते ही उसकी दर्दनाक चीख वहां गूंज उठी। उसका सिर फट चुका था। सड़क पे उसका खून पानी की तरह बह रहा था। दिव्या वहां पे बड़ी दर्द से तड़प रही थी और उसे देख आहिर के होठों पर डेविल स्माइल थी। वो सब उस रास्ते पे आया जहाँ इनाया गई थी। कुछ ही दूरी पे उसे इनाया दिखी, जो एक बूढ़े आदमी की सड़क पार करने में मदद कर रही थी। उस बूढ़े आदमी ने इनाया के सिर पे हाथ फेरा और वहां से चला गया। इनाया के होठों पे सुकून भरी मुस्कुराहट थी। आहिर ने ये देख गुस्से में कहा, मेरे सामने तो कभी इस तरह से नहीं मुस्कुराई तुम, और अब इस बुढ़े को देखकर मुस्कुराई जा रही हो। इसकी तो मैं, कहते हुए आहिर ने गुस्से में अपनी कार स्पीड से इनाया की तरफ बढ़ाई। वो ठीक सामने आकर रुका। इनाया अपनी जगह जम गई। अगर एक सेकंड भी देर की होती तो वो आज इस दुनिया से अलविदा कर चुकी होती। इनाया ने गुस्से में आहिर को देखा और उसके पास आकर कहा, आपके अंदर दिल भी है या नहीं? आहिर ने इंटेंस भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, पहले पत्थर था पर अब सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कने लगा है। इनाया ने फिर कहा, नहीं चाहिए मुझे आपका दिल और न आप खुद। कितनी बार एक ही चीज़ समझाऊं, पर आप हैं कि समझने को तैयार ही नहीं है। आखिर आप इंसान हैं या हैवान? आहिर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। हैवान? इनाया अब एक्सप्रेशनलेस हो गई। वो भी किससे ही बहस कर रही थी। उसने आहिर से ध्यान हटाया और आगे बढ़ गई। आहिर भी अपनी कार उसके पीछे पीछे घुमाने लगा। जिस रफ्तार से इनाया चल रही थी वो भी अपनी कार उसी रफ्तार में चला रहा था। इनाया को नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। उसने एक नज़र पीछे पलट के देखा। आहिर उसके पीछे ही था। जैसे ही इनाया ने उसे देखा, आहिर ने होठों को गोल कर उसे किस का इशारा किया। इनाया मूड बनाते हुए आगे निकल गई। वहीं आहिर भी सीटी बजाते हुए उसके पीछे आ गया। उसकी सीटी की आवाज़ सुन इनाया ने अपने कान पे हाथ रखते हुए कहा, प्लीज़ इतनी अजीब सी सीटी बजाए मत कीजिए, बहुत अजीब लगती है ये। सच में आहिर, अजीब तो मैं खुद भी हूँ। जब तुम्हें पूरी जिंदगी अब मुझे ही झेलना है तो मेरी अजीब आदतों को भी झेलना पड़ेगा। इनाया ने अब बिना किसी बहस के अपनी रफ्तार बढ़ाई और बहुत तेज चल रही थी। आहिर का पेशेंस भी अब खत्म हो चुका था। उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और कार इनाया के सामने लाके रोकी। वो कार से बाहर निकला और इनाया के सामने जाके सर्द आवाज में कहा, अंदर बैठो। इनाया उसकी सर्द आवाज सुनकर डर गई। उसने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है। ये सुनते हुए आहिर ने अब गन निकाली और सामने से आते दो बच्चों पे पॉइंट करते हुए कहा, बैठ रही हो कार में या आज इन दोनों का किस्सा खत्म कर दूं? बोलो। इनाया जल्दी से उन बच्चों के सामने जाकर खड़ी हो गई और कहा, आप पागल हो क्या? बच्चों ने क्या बिगाड़ा है आपका? आहिर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, मुझे इस दुनिया में किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस तुम्हारे लिए मैं किसी को कुछ भी कर सकता हूँ। इनाया, ठीक है मैं बैठूंगी, पर आप बच्चों को कुछ मत करिएगा। वो कार में बैठ गई। आहिर ने कार लॉक की और एक नज़र उन बच्चों को देखा और अगले ही पल उनके टायर पे गोली चलाई, जिससे बच्चे ने साइकिल पकड़ रखी थी, जिसने चिल्लाते हुए छोड़ दी। इनाया भी कार से बाहर निकलने लगी, पर कार लॉक थी। आहिर ने अब उन बच्चों के हाथ पे नोटों का बंडल रखा और कहा, नहीं ले लेना। इतना कहकर वो कार में आकर बैठ गया। इनाया ने उसे देखा और कहा, ये सब क्यों किया आपने? आहिर, अगर तुम किसी की फिक्र करोगी तो यही सब होगा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ मेरी फिक्र करने की इजाज़त है और किसी और की नहीं। उसकी बात सुनकर इनाया शॉक हो गई। उसने कहा, और आप कौन हो ये सब कहने वाले? आहिर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और अच्छे से अपनी गोद में बिठाया। इनाया उससे दूर होना चाहती थी पर हो नहीं पाई। वहीं आहिर ने उसके गाल को छूते हुए कहा, जिस तरह से तुम मेरे लिए मेरा सब कुछ हो
वैसे ही मैं भी तुम्हारा सब कुछ हूँ। तुम मेरी दुनिया हो और मैं तुम्हारी। बस बात खत्म। इनाया ने नज़र झुकाते हुए कहा, जिन रिश्तों के नाम नहीं होते मैं उन्हें नहीं मानती। आहिर ने उसके गाल को चूमते हुए धीमी आवाज़ में कहा, अगर तुम ये चाहती हो तो यही सही, मैं बहुत जल्दी हमारे रिश्ते को नाम दूंगा। इनाया ने उसकी बात सुन उसे कुछ पल देखा। कुछ सोचते हुए उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। आहिर ने कार स्टार्ट की और इनाया का सर अपने सीने पे रख दिया। सुबह से जो कुछ भी हुआ उसे इनाया पहले ही थक चुकी थी। आहिर के सीने से रखते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चली गई। अब रात हो चुकी थी। अगला दिन सुबह का वक्त। सुबह इनाया की आंखें खुली। वो धीरे से अंगड़ाई लेते हुए उठी और जैसे ही उसने कमरे में देखा उसकी आंखें झट से खुल गई। उसने कहा, ये मैं कहाँ हूँ? वो बेड से उठी और बालकनी में जाके एक नज़र नीचे गार्डन में देखा तो फिर हैरान रह गई। गार्डन को बड़ी ही खूबसूरती से सजाया जा रहा था। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही रूम का दरवाज़ा खुला और दो लड़कियां अंदर आई। उनके हाथ में प्लेट्स थी जिसे उन्होंने सोफे पर रखा और इनाया ने अंदर आकर कहा, कौन है आप लोग और मैं कहाँ हूँ इस समय? उन लड़कियों में से एक ने कहा, मैम आप इस वक्त ग्रीन शील्ड रिजॉर्ट में हैं। इनाया ने खुद से कहा, रिजॉर्ट? मैं यहाँ कैसे आई? कहीं उन्होंने? इतना कहकर उसने उन लड़कियों को देखा और कहा, वैसे ये नीचे गार्डन में किसी की शादी है क्या? उस लड़की ने कहा, जी मैम, आपकी ही तो शादी है। ये सुनते ही इनाया को मानो झटका सा लगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए